चार्ल्स शोबराज जो है वो वियतनाम में पैदा होता है। दरअसल चार्ल्स शोबराज की जो माँ थी वो वियतनाम में एक शॉप ओनर थी, दुकान थी उनकी एक, और वहीं पे एक इंडियन बिजनेसमैन थे जो अपने हिंदुस्तान के सिंधी थे, शोबराज बवानी। तो वो उस वक्त वियतनाम में थे बिज़नेस के सिलसिले में। तो वहाँ पे वो शोबराज की माँ से मिलती हैं, मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। शादी नहीं की थी। उसके बाद शोबराज पैदा होता है 1944 में, मतलब हमारी आज़ादी के 3 साल पहले। तो चूँकि शोबराज के माँ बाप ने शादी नहीं की थी, इसलिए बीच बीच में उनके रिश्ते भी ठीक नहीं होते थे। कुछ दिनों के बाद जो शोबराज के पिता थे, शोबराज बवानी, जो सिंधी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन, वो शोबराज की माँ को छोड़ देते हैं और यहाँ चले आते हैं। इसके बाद शोबराज उस वक्त बहुत छोटा, तो शोबराज की जो माँ थी वियतनाम की, वो एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट थे जो उस वक्त वहीं बॉर्डर पे पोस्टेड थे। युद्ध और ये सारी वॉर का वो चल रहा था कुछ कुछ कहीं कहीं। तो वो फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट वहाँ पोस्टेड थे। फिर शोबराज की माँ से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है। फिर शोबराज की माँ उस फ्रेंच लेफ्टिनेंट से, आर्मी में जो, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद शोबराज अपनी माँ के साथ पेरिस पहुँच जाता है, फ्रांस, और इस तरीके से फिर उसको फ्रेंच की नागरिकता भी मिल जाती है और वो फ्रेंच हो जाता है। तो फ्रांस की नागरिकता के बाद फिर उसको एक और भाई, मतलब एक सौतेला भाई पैदा होता है। लेकिन बचपन से ही शोबराज को ये लगता था कि पहले जो उसके ओरिजिनल फादर थे उसने धोखा दिया, दूसरे फादर भी उसका ख्याल नहीं रखते, और जब उनका अपना बेटा हुआ तो उसको लगा कि बहुत दूरी बना ली है और मैं सौतेला हूँ। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी शुरू से, बचपन से ही। तो इसलिए वो हमेशा अपने घर से कटा कटा अलग अलग महसूस करता था, और यही सब चीज़ें उसको धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पे चली गई, लेकर गई। पहली जो उसने चोरी की या क्राइम किया था, वो पेरिस के पास ही एक गाड़ी चुराई, और उस गाड़ी को चुराने के इल्ज़ाम में उसको जेल जाना पड़ा। 8 महीने तक वो जेल में रहा। फिर एक जेल में कुछ लोग होते हैं जो एनजीओ टाइप वो काम करते हैं सुधार का, और ये तो उन्हीं में से एक शख्स था जो जेल में अक्सर आता था और ऐसे कैदियों से बात करता था, सुधारने की कोशिश करता था। तो उससे बड़ा चार्ल्स शोबराज इम्प्रेस हुआ। जेल के जब बाहर आया तो वो उनसे मुलाकात की। वो बहुत ही अमीर आदमी, लेकिन उनका भी जो है वो क्राइम और क्रिमिनल के साथ बड़ा गहरा वास्ता था। तो धीरे धीरे उस शख्स के ज़रिए शोबराज जो है वो पेरिस में ऐसे क्रिमिनल गैंग, माफिया, ड्रग्स पैडलर, इनके संपर्क में आया और वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। इसके बाद वो फिर एक बार पकड़ा गया, और कहते हैं कि जब वो पहली बार जब जेल गया था और वो 8 महीने रहा था, तब उसको जेल के नाम से बड़ा कपकपी होती थी, बड़ा डरता था वो। लेकिन उसने बहुत कम उम्र में जेल देख लिया। तो ये जुर्म के रास्ते वो छोटे मोटे अपराध करने लगा, ड्रग्स के काम करने लगा, गाड़ियाँ चुराने लगा, और इसी दौरान में उसको एक पारसी लड़की से प्यार हो जाता है शोबराज को। तो प्यार होने के बाद अब वहाँ पे धीरे धीरे चूँकि क्राइम करता जा रहा था तो फ्रेंच पुलिस की भी नज़रों में आ रहा था, तो इसने फ्रांस छोड़ दिया। इसके पास बहुत सारे पैसे थे, और जो जेल में जो एनजीओ चलाते थे, जो शख्स ने इसकी मदद की थी, उससे एक गाड़ी ली, और उस गाड़ी के ज़रिए इसने अपने सारे पैसे उसमें रखे और बॉर्डर पार करके वो वहाँ से पड़ोसी मुल्क गया, और फिर वहाँ से होते होते वो पहली बार हिंदुस्तान पहुँचता है। इंडिया आता है वो 1969 और मुंबई पहुँचता है। मुंबई आने के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों उस वक्त तक शादी कर चुके थे और वो प्रेग्नेंट थी। मुंबई आने के बाद चार्ल्स शोबराज को एक बेटी पैदा होती है, और मुंबई में भी आके वो कार चुराने का काम और इसी में लग जाता है। फिर धीरे धीरे उसके नेक्सस इतने बनते हैं कि वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो अफ़गानिस्तान, इन सीमाओं से लगते हुए जगहों पे वो गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ चुराता, बॉर्डर क्रॉस करवाता, साथ में ड्रग्स का काम करता। फिर कहते हैं कि हथियार के भी उसने बॉर्डर से स्मगलिंग शुरू कर दी, और उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल और आसान था। वो
जो जो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से उसको ज़रूरत थी, मालूम है कि इस बॉर्डर से यहाँ ये क्रॉस कराएगा, यहाँ ये, उन सब से बहुत प्यार से बात करता था और उन सब से पैसे में डील करता था। और इसकी कुदरती एक खासियत थी कि चार्ल्स शोभराज एक तो स्मार्ट बहुत, दूसरा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, धारा प्रवाह वो कई लैंग्वेज बोलता था, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडिया में आके फिर हिंदी, उर्दू, उसे ज़ुबान सीखने का शौक़ था। तो धीरे धीरे वो मुंबई में इस तरीके के काम करने लगा, गाड़ियाँ और फिर हथियारों की बॉर्डर से यहाँ से वहाँ पहुँचाना, उसके बीच में कमीशन लेना। तभी फिर कुछ गाड़ियों के चक्कर में मुंबई पुलिस की नज़रों में आया, एक बार ये पकड़ा भी, लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद अशोका होटल, एक 5 सितारा होटल है सरकारी आईटीसी का, नई दिल्ली में ही, उसके ऊपर के फ्लोर पे एक, जनरली जो 5 स्टार होटल उसमें कई शॉप होते हैं, तो एक ज्वेलरी शॉप भी था। तो इसे पैसे की ज़रूरत थी और ये वहाँ ही ज्वेलरी शॉप में जाकर और उसी होटल में रुकता है और फिर उस ज्वेलरी शॉप में रात को ये डाका डालता है और वहाँ से बहुत सारे ज्वेलरी उठाता है, पैसे उठाता है। और लेने के बाद ये, और इसकी जो वाइफ थी उस वक्त इसके साथ थी, ये सीधे उसके बाद निकल के और मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम वालों को कुछ इसके बैग या सिक्योरिटी वालों को देख के कुछ डाउट होता है, तो बैग खुलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जेवर और ये थे, तो उन्हें डाउट हुआ कि ये लूट का हो सकता है। शोभराज को लगा वो पकड़ा जाएगा, तो वहाँ से एयरपोर्ट से खिसक लेता है, लेकिन फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने के बाद, ये बात है 1973 की, तो पुलिस उसको पकड़ने के बाद तिहाड़ जेल ले जाती है पहली बार। फिर ये अचानक बीमारी का बहाना बनाता है, ये भी इसका एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बीमारी का जब बहाना बनाता है तो इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये हॉस्पिटल में चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद ये सीधे काबुल पहुँचता है। अपनी वाइफ को इसने यहीं दिल्ली में छोड़ा हुआ था, फिर वो साथ में काबुल पहुँचता है। काबुल जाने के बाद भी ये यही सारी चीज़ें हैं, और इस दौरान में इसने, चूँकि इसको फ्रेंच और बाकी चीज़ें आती थी, तो ये इसके जो शिकार होते थे वो विदेशी पर्यटक होते थे, फॉरेन टूरिस्ट जितने भी, क्योंकि उनके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाता था अपने लैंग्वेज की वजह से, नेशनलिटी की वजह से, फ्रेंच की वजह से। तो ऐसे लोगों को ही ये टारगेट करता था जो विदेशी हों, सैलानी हों, हिप्पी हों, जो ड्रग्स में जिनका इंटरेस्ट हो, तो लोगों को ये ड्रग्स मुहैया कराता था और फिर उनको वो नशीली दवाएं देकर या पॉइज़न देकर लूट लेता था और फिर भाग जाता था, उनके पासपोर्ट भी ले लेता था। तो ये सारी चीज़ें खैर आगे काबुल के बाद, फिर काबुल से भी ये भागता है, वहाँ पे भी ऐसे कई क्राइम होते हैं, फिर इसको काबुल पुलिस पकड़ती है, लेकिन वो वहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद ये जो बैंकॉक है वहाँ पहुँचता, थाईलैंड पटाया बीच। वहाँ जाने के बाद इसके साथ 2-3 लोग होते हैं और एक लड़की होती है, इनके साथ मिलकर एक गैंग बनाता है और ये कोशिश करता है उन सारे वही सैलानियों को ड्रग्स के नाम पे ठगने का, उनको लूटने का। तो पहली बार अब तक ये इसने जो छोटे मोटे सारे काम किए थे, अब पहली बार जब ये चार्ल्स शोभराज जो सुर्खियों में आता है वो वहीं से आता है, जब 1974-75 थाईलैंड में ये विदेशी पर्यटकों को एक एक कर निशाना बनाता है और उनको ड्रग्स देकर या उनका गला घोंटकर या फिर उन्हें जलाकर, क्योंकि पटाया बीच और उसके आसपास में अचानक 75 के आसपास बहुत सारी लड़कियों की और कुछ लड़कों की भी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जो पहली डेड बॉडी मिली थी वो वहाँ एक तालाब में मिली थी, और उस तालाब में जो बॉडी मिली थी जिस लड़की की, उसकी बिकनी पे फूल बना हुआ था, फ्लावर। तो पुलिस उसको पहले तो ये समझती है कि ये डूब के मरी, एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसका गला घोंटा गया था। अभी पुलिस इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाई थी कि अचानक एक दूसरी बॉडी एक दूसरी जगह पे तालाब से मिलती है, तो उसके भी जिस्म पे जो है वो बिकनी, और वो भी बिकनी पे एक फूल का निशान। तो ये जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद अचानक फिर वहाँ मीडिया में खबरें आती हैं और इसको केस चूँकि सॉल्व हुआ नहीं तो बिकनी किलर इसका नाम दे दिया गया। तो शोभराज के साथ जो बिकनी किलर का नाम जुड़ा वो थाईलैंड से जुड़ा
और 2 लाशें जो मिली थी लड़कियों की, उनकी जिस्म पे जो बिकनी था उसके ऊपर फ्लावर था, और उसी से इसको रिलेट किया गया और बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज का एक नाम पड़ा। हालांकि चार्ल्स शोभराज के बिकनी किलर के अलावा जो नाम है मैं आपको बताता हूँ किस किस नाम से वो कुख्यात है। कैसानोवा, माफिया, चोर, जालसाज, ठग, लुटेरा, तस्कर, हिप्पी, हत्यारा, बिकनी किलर और हत्यारा सांप। हत्यारा सांप भी इसका नाम पड़ा था। तो कहते हैं कि 73 से 75 के दौरान चार्ल्स शोभराज ने थाईलैंड में 12 से 24 कत्ल किए और सारे टूरिस्टों के जो पर्यटक थे। और इस मामले में वहाँ 1-2 बार ये पकड़ा गया, पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला और ये उनको गोली देकर निकल गया। उसके बाद फिर वो वहाँ से 75 के आसपास ये नेपाल पहुँचता है। नेपाल में एक कनाडा की महिला पर्यटक और एक अमेरिकन सिटीज़न था, उन दोनों का भी कत्ल होता है और कहते हैं कि ये कत्ल चार्ल्स शोभराज ने किया था। फिर वो काठमांडू से ही भाग जाता है। काठमांडू से भागने के बाद वो फिर इंडिया आता है और 1976 के शुरू में वो वापस इंडिया आता है। इंडिया में वो गोवा जाता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, और इस दौरान वो कई ऐसे जो विदेशी पर्यटक हैं उनको अपना टारगेट करता रहता है, कभी उनको लूट लेता है। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जिनको ये ड्रग्स देता था बेहोश करने के लिए, तो ये ड्रग्स देने के मामले में शोभराज इकलौती इसकी कमज़ोरी थी, ये एकदम परफेक्ट था अपने क्राइम के मामले में। बस एक मामले में इसको अनाड़ी माना जाता था और वो ये कि ड्रग्स का डोज कितना देना है, इस मामले में अनाड़ी था शोभराज। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई जो इसने उनको दे दिया। तो इसने गोवा में भी कुछ ऐसे केस किए। दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट का एक दस्ता आया हुआ था उस दौरान, तो चूँकि ये फ्रेंच धारा प्रवाह बोलता है, फ्रेंच सिटीज़न, तो ऐसे लोगों की नज़र होती थी, तो उनके साथ भी ये घुल मिल गया और उनमें से 3 स्टूडेंट को भी इसने ये ड्रग्स का ओवरडोज दिया। वो एक तरह से पॉइजन था, लेकिन उनकी जान बच गई और उन्होंने बाद में पुलिस में कंप्लेंट की और इत्तेफाक से जब कंप्लेंट की तब वो दिल्ली में था शोभराज, और 1976 जुलाई में इसी 3 मामलों में उसको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर था कि गोवा में भी इसने ड्रग्स की वजह से कुछ एक की मौत हो गई थी टूरिस्ट की, तो मामला भी था। तो 1976 में जब 73 में ये दिल्ली से भागा था, उसका 1976 में 3 साल के बाद ये दोबारा पकड़ा जाता है। लेकिन अब तक ये बैंकॉक में इसके ऊपर इतने सारे कत्ल के इल्ज़ाम थे और बैंकॉक पुलिस को अब इसकी तलाश थी और उनको इसके भागने के बाद बहुत सारे प्रूफ मिले थे, कुछ विटनेस मिल गए थे जिससे साबित होता था कि चार्ल्स शोभराज ने ही कत्ल किया है। तो अब बैंकॉक पुलिस की तलाश थी। बैंकॉक पुलिस को ये पता चला कि शोभराज इंडिया में है और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए ये सिफारिश की कि ये हमारे यहाँ इतने कत्ल के मामले में वांटेड है, आप हमें सौंपें। लेकिन हमारा कानून ये था कि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पे भी इसने क्राइम किया है तो पहले हम सज़ा देंगे। इसके बाद मुकदमा चला और हालांकि उसमें यह था कि इसको लंबी सज़ा होगी, लेकिन सिर्फ 12 साल की सज़ा हुई चार्ल्स शोभराज को इस जहर खुरानी पॉइजन देने में। और वो जो मर्डर का मामला था उसमें पूरी तरह से पुख्ता सबूत सामने आ नहीं पाया, तो इसलिए 12 साल की इसको सज़ा हुई 1976 में। तो कायदे से इसको 88 में बाहर आ जाना था चार्ल्स शोभराज को 12 साल के बाद, और ये पहली बार इतना लंबा जेल में रहा, वरना चार्ल्स शोभराज कभी जेल में नहीं। इससे पहले वो 5 मुल्क के अलग अलग जेल से भाग चुका था और दिल्ली में ऑलरेडी, हालांकि पहली बार 1973 में ये तिहाड़ से नहीं भागा लेकिन हॉस्पिटल से भागा पर भाग चुका था। ये 12 साल की सज़ा हुई और चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में दिल्ली में रहा। अब यहाँ 2 कहानी एक साथ चल रही थी। जब ये तिहाड़ जेल में रहा तो बिल्कुल चार्ल्स शोभराज एकदम बदला हुआ। एक तो वो अपनी बातों से किसी को भी लुभा लेता था, हैंडसम, बहुत कई ज़ुबान जानने वाला, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। तो तिहाड़ में जब ये आया तो किसी को एहसास ही नहीं था कि तिहाड़ में 12 साल की सज़ा काटने के लिए शोभराज तैयार कैसे हो गया, ये भागने की फ़िराक में क्यों नहीं है। शुरू में तिहाड़ जेल को ये था कि ये इसके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखो, ये भाग सकता है, लेकिन वो बड़ा नॉर्मल, उसने तिहाड़ जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारी 10 साल, और इस दौरान वो सबसे घुल मिल गया जेल के तमाम स्टाफ से, और वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उसने ये भी कहा ये क्राइम की दुनिया बेकार है, ये सारी चीज़ें कह के असल में वो सारे लोगों का भरोसा जो है वो हासिल करना चाहता था।
और उसका काम ही यही था कि वो भरोसा हासिल करता था। जैसे उसके बारे में ये कहते हैं कि वो पहले ट्रस्ट हासिल करता था और उसके बाद उन्हीं को धोखा देता था, और ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो बहुत सारे पैतरे आजमाता था। जैसे फ्रांस में ही जब वो था तो कहते हैं कि एक बार दो लोगों के जो वहाँ पे घूमने आए थे, बाहर के थे, उनके पासपोर्ट इसने चुरा लिए, और पासपोर्ट चुराने के बाद फिर उन दोनों के पास ही गया और उनसे उसने कहा कि आपका क्या हुआ, तो उसने बोला पासपोर्ट चोरी हुआ। तो उसने कहा चलिए ढूंढने में मदद करते हैं, और फिर उनका पासपोर्ट उसने ढूंढवाने में मदद किया, क्योंकि वो पासपोर्ट उसने ही चुराया था। तो जब वो पासपोर्ट दिला दिया तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी, और बाद में उन्हीं को वो लूट के निकल गया। इसी तरह दिल्ली में उसने एक बार ये किया था कि दो फ्रेंच स्टूडेंट को ये पॉइज़न दे दिया था ड्रग्स के तौर पर, और वो जब बीमार पड़े तो वो उनको लूटा नहीं, बल्कि वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। अब वो जो दोनों थे वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो नहीं सकता, इसने हमारी मदद की, हॉस्पिटल तक लाया, ठीक किया, और उसके बाद में फिर उनको लूटा, क्योंकि उस वक्त उनके पास उतना कुछ नहीं था। उसे मालूम था कि बाकी चीज़ें कहीं और रखी हुई हैं, तो पहले उसने भरोसा जीता और फिर बाद में लूटा। तो ये उसका तरीका था। तिहाड़ जेल में उसने सेम यही तरीका अपनाना शुरू किया। जितने कैदी थे सबके साथ घुलता मिलता गया, जितने जेल के स्टाफ थे उनके साथ घुलता मिलता गया। अब असल में इसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान में 20 साल काटना था उसको। 1976 में पकड़ा गया था, 12 साल की सज़ा हुई, उस हिसाब से इसको 1988 में निकल जाना था। ऐसा होता तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि चूँकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने हमसे गुजारिश की थी कि इसने वहाँ पे बहुत सारे मर्डर किए हैं तो हमें सौंप दिया जाए, तो हमने ये कहा था कि एक बार इसकी सज़ा ये पूरी हो जाए फिर हम आपको सौंप देंगे, क्योंकि और किसी कंट्री ने मांगा नहीं था इसको। तो हमें इसकी रिहाई के बाद इसे फ़ौरन सौंप देना था, और बैंकॉक पुलिस को सौंपने का मतलब था कि थाईलैंड कानून के हिसाब से इतने सारे मर्डर के लिए इसे सीधे सीधे डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा होनी थी, और वहाँ पे जाते ही इसको मौत की सज़ा मिलनी तय थी। लेकिन बैंकॉक या थाईलैंड में एक कानून है कि जो एक क्राइम होता है उस क्राइम के लिए अगर 20 साल तक जो उनका वारंट होता है वो वैलिड होता है, 20 साल तक उस पर तामील नहीं हुआ, 20 साल तक वो मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, 20 साल तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, 20 साल तक उसके सज़ा का ऐलान नहीं हुआ, तो फिर वो केस अपने आप रद्द ख़त्म माना जाता है। मुझे नहीं मालूम और किस किस कंट्री में ऐसा है, लेकिन ये है कि जो उनका वारंट है वो 20 साल की उसकी मियाद थी। तो 20 साल से अगर वो पहले उनके हाथ आ जाता तो उसे सीधे मौत होती, और 20 साल के बाद वो आज़ाद था, फिर थाईलैंड का कानून उसका कुछ नहीं कर सकता था। तो शोभराज के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं। इसीलिए उसने जो 12 साल की सज़ा हुई बहुत इत्मीनान से तिहाड़ जेल में उसने अपनी सज़ा काटी। लेकिन जैसे ही रिहाई का दिन नज़दीक आने लगा, इसलिए लोगों को हैरत थी कि 88 में उसको रिहा होना था, बल्कि अच्छे चाल चलन की वजह से उसको एक आध साल पहले भी रिहा कर दिया था, 86-87 में ही। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने जब 10 साल हो गए उसको तिहाड़ जेल में, तब उसने बोला कि अब मेरे जेल से निकलने का वक्त आ गया, और जेल से भागने की उसने प्लानिंग की। प्लानिंग बहुत पहले से था, दिमाग में साजिश चल रही थी। अब जब असली टाइम आया तो 1986 में एक दिन इसने पहले तो धीरे धीरे जो जितनी नशीली दवाएं, बेहोशी की दवा, नींद की गोलियां, ये तिहाड़ जेल में मंगा लिया। अच्छा, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज बहुत ही शाही तरीके से ज़िंदगी जीता था, सब पैसे की वजह से। उसके पास पैसे थे बहुत इधर, तो वो दावत करना, पैसे देना, जो मन में आए वो तिहाड़ में खाना, इवन उसके पास सारी सुविधाएं, मतलब एक जेल में जो नहीं होनी चाहिए वो थी, पैसे के बदौलत। और उसका चाल चलन एकदम ठीक था, नॉर्मल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, टाइम टेबल का ख्याल रखना। तो जेल ऑफिशियल भी उसके ऊपर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा करने लगे, और वो यही चाहता था। 1986 में अचानक इससे सारी नींद की गोली, बेहोशी की दवा, ये सब मंगा ली। उसके बाद एक हफ्ता पहले से ये ऐलान करता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, और मैं इस वक्त बर्थडे मनाएंगे हम लोग जेल में अपने सारे कैदी भाइयों के साथ और जेल स्टाफ के साथ। क्योंकि 10 साल हो गए थे जेल में, उसका चाल चलन देखकर हर एक उसको लगता था इससे किसी को कोई नुकसान है नहीं, तो सबने विश किया, उसको बधाई दी। उसके बाद 1986 का वो दिन आता है, ये केक मंगाता है, मिठाई मंगाता है,
बाकायदा जेल के जो ऑफिशियल हैं, जो जो लोग थे वहाँ पे, वही इसको ला कर देते हैं। तब इतना कुछ मीडिया, कैमरा, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। तो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने केक और मिठाई में, उसमें कहते हैं लड्डू भी था, जलेबी भी, अंगूर भी थे जो फल में, उन सब में वो बेहोशी की दवा मिलाता है। बेहोशी की दवा मिलाने के बाद ये रात को केक काटने का वो होता है। उसके बाद 4 कैदियों से उसकी और दोस्ती हो चुकी थी उस दौरान में तिहाड़ जेल के अंदर, पर उनसे वो कोई शेयर नहीं करता तब तक। जिस रात इसको जेल से, तिहाड़ से भागना था, उस रात पहली बार वो जब सारी केक में, मिठाई में, सब में वो बेहोशी की दवा मिला चुका, तब उन 4 को सिर्फ बताता है कि तुम इनमें से कुछ मत खाना। और वो 4 नहीं खाते और खुद शोभराज नहीं खाता। उसके बाद ये अपने हाथ से एक एक कैदी को, जो भी इसके बैरक के आसपास थे, एक एक स्टाफ को, जेल के जो जो उसके बैरक से लेके बैरक से बाहर आते हैं, टहलते हुए, एक एक को देखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, मेन सदर दरवाजे पे आते हैं तिहाड़ जेल के। वहाँ पे भी बेहोश पड़ा हुआ है गार्ड, चाबी लेते हैं उससे, तिहाड़ जेल का गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आकर बाकायदा कहते हैं कि फ़ोटो खींचता, कैमरा था तिहाड़ जेल के बाहर, एकदम सन्नाटा, अंधेरा, और यहाँ से लेके वहाँ तक हर तरफ लोग बेहोश, बाकायदा फ़ोटो खिंचाता है। उसके बाद ये अलग और इसके 4 वो जो साथी जेल के थे वो अलग, और ये तिहाड़ से निकल जाते हैं। कुछ देर बीतता है, धीरे धीरे लोगों को होश आता है तिहाड़ जेल में। तब पता चलता है कि शोभराज तो फिर, अब हंगामा मचता है, जेल ऑफिशियल पे घास गिरती है। अब शोभराज कैदी से भागा था तो उसको भाग जाना चाहिए था, छुप जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं, आराम से दिल्ली से वो गोवा पहुंचता है। गोवा में बीच पे घूमता है, कैसीनो में जाता है। अच्छा, वो भेष बदलने में भी माहिर था, नाम बदलने में भी माहिर था, लेकिन गोवा में वो ना भेष बदलता है ना नाम बदलता है। शुरू में वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहता है, उसके बाद खुलेआम वो घूमता है बीच पे, कैसीनो में। और फिर गोवा के ही एक याक एंड यति, याक एंड यति तो काठमांडू का था, गोवा के ही एक होटल में इसको देखा जाता है। और जो मुंबई में जब ये था 1970 इसके दौरान, तो वहाँ के एक पुलिस अफसर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने इसको पकड़ा था, वो भी लगे हुए थे, सारे चुके इसकी तलाश में थे। तो किसी ने बताया कि शोभराज को गोवा में देखा है, चूँकि ये ओपनली घूम रहा था। तो फिर वो पहुँचते हैं और शोभराज को आराम से उस होटल से जाकर पकड़ा जाता है, और वो कोई विरोध नहीं करता है, बल्कि मुस्कुराता है, हंसता है, और फिर उसको वापस दिल्ली लाया जाता है और फिर वापस जेल भेजा जाता है। लेकिन इस जेल ब्रेक के लिए उसकी सज़ा 12 साल में और 10 साल जोड़ दी जाती है, मतलब करीब 21 साल, 9 साल करीब और उसमें जोड़ जाती है। तो जो 86 में इसको बाहर निकलना था, अब वो सज़ा बढ़ के 97 तक पहुंच गई, 1997। और 1997 में जो आपके थाईलैंड की जो मियाद थी पुलिस के कानून की, कि इसको अगर 20 साल के अंदर पकड़ना है और उसके बाद इसको मौत की सज़ा तय थी, वो मियाद पूरी हो जाती है। मतलब इसके दोनों मसले हल हो गए। एक, जेल से निकलने से ही ये बैंकॉक भेजा जाता, लेकिन इसने जेल तोड़ के, तिहाड़ जेल से निकल के, वो अपनी जो इसके फांसी का फंदा लटक रहा था उसको दूर कर दिया और 10 साल की सज़ा बढ़वा ली। तो कहते हैं कि ये चार्ल्स शोभराज हमेशा जेल तोड़ता इसलिए कि भागने के लिए, लेकिन 1986 में ये जेल से इसलिए भागा था क्योंकि उसे जेल में और रहना था। ये शायद दुनिया का एक पहला ऐसा क्रिमिनल होगा जो जेल में और रहने के लिए जेल से भागता है और अपने मकसद में पूरा होता है। इसके बाद इसको 1997 में इसकी सज़ा पूरी हो जाती है और 1997 में इसको रिहा कर दिया जाता है। 17 फरवरी 1997, मतलब ये 76 में पकड़ा गया था और 97, करीब 21 साल पूरा ये तिहाड़ जेल में रहता है। और ये उसका रिकॉर्ड है कि इतने लंबे साल तक ये कभी किसी जेल में रहा। चार्ल्स शोभराज अपने पूरे करियर में 30 साल उसने जेल में गुजारी।
और उन 30 सालों में से 21 साल तिहाड़ जेल में, 9 साल इसने अलग अलग मुल्क के जेलों में काटी। तो 1997 में जब ये रिहा हो जाता है तो बाकायदा तिहाड़ जेल से बाहर आता है। अब चूँकि बैंकॉक की जो जो मियाद थी वो ख़त्म हो गई, थाईलैंड के हवाले अब करने का मतलब नहीं था। सिटीज़न जो था ये फ्रेंच था, फ्रांस का, इसलिए रिहाई के बाद भारत सरकार इसको फ्रांस डिपोर्ट कर देती है, यहाँ से प्लेन में बैठाकर और सीधे फ्रांस, पेरिस की टिकट पकड़ाकर और वहाँ भेज दिया था। तो 1997 से 2003 तक, अब करीब 6 साल तक ये फ्रांस में रहता हो। तब तक चार्ल्स शोभराज का नाम इतना मशहूर हो चुका था कि पूरे फ्रांस में जब ये पहुंचता है तो इसके एक हीरो की तरह वहाँ लोग स्वागत करते थे। जब जाता था तो लोग फ़ोटो खिंचाते थे। और वहीं पे एक बहुत बड़े हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने इससे बात की, इसकी जीवनी को लेकर और फिल्म बनाने को लेकर, और करोड़ों रुपए मिले शोभराज को अपने फिल्म का राइट देने के लिए, कहानी के लिए। इवन ये कहते हैं कि जब वो पहुंचा था इंटरव्यू के लिए वो $5,000 फीस वसूलता था। और फिल्म के लिए तो इसने करीब 90 करोड़ रुपए, जो पूरी रिपोर्ट है मीडिया की, करीब 90 करोड़ रुपए में इसने अपने राइट दिए थे। तो 6 साल तक वहाँ पे ये बहुत ऐश में रहा, अच्छे से रहा। फ्रांस में एकदम आज़ाद था और कहीं कोई मामला था नहीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि अचानक 2003 में अपनी पूरी ऐश व आराम की ज़िंदगी फ्रांस में, पेरिस में छोड़कर फिर वहीं पे जाकर उसकी अपनी लड़कियों से दोस्ती, चूँकि लड़कियां बहुत जल्दी इससे प्रभावित हो जाती थीं। पर 2003 में ये आज तक समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ के वो काठमांडू पहुंच जाता है और काठमांडू में होटल में रहता है और कैसीनो में जुआ खेलता है। जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक़ था चार्ल्स शोभराज को। और उसके बाद यूं ही खुलेआम घूमता रहता है। ऐसे ही एक दिन घूम रहा था तो वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट जो चार्ल्स शोभराज को जानता है अच्छी तरीके से, उसने शोभराज को देखा और वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी कि चार्ल्स शोभराज नेपाल में घूम रहा है। तो जब छानबीन की गई तो पता चला कि हाँ, फिर याक एंड यति होटल के कैसीनो से चार्ल्स शोभराज को 19 सितंबर 2003 को पकड़ा गया। 19 सितंबर 2003 को। असल में नेपाल में ये था कि जो 1975 में जब ये थाईलैंड से भागा था तो नेपाल आया था और 2 लोगों का कत्ल हुआ था, एक अमेरिकन सिटीज़न और एक कनाडा की। तो उसको लेके कुछ सबूत थे उनके पास। तो उन दोनों मर्डर के लिए चार्ल्स शोभराज को की उनको तलाश थी। तो जब ये 2003 में देखा गया तो इसको पकड़ा गया। इसके बाद फिर अदालत में मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा 2010 में, वो बाद में आई, उसने बहाल रखा। हालांकि इसने कहा कि मैंने 1975 में जब ये मर्डर हुआ था तब मैं वहाँ था ही नहीं, नेपाल नहीं आया। शोभराज का हमेशा ही कहना था। उसकी वजह ये थी कि शोभराज जितने लोगों को मारता था उनमें से ज़्यादातर लोगों के पासपोर्ट भी चुरा लेता था और उस पासपोर्ट में फ़ोटो अपना लगा देता था, नाम बदल देता था। तो कहते हैं कि उसके पास 10 अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट थे। और इस दौरान वो अफ़गानिस्तान, ग्रीस और किस किस मैं जगह का आपको नाम बताऊं जहाँ जहाँ जो उसने क्राइम किया था, कराची, रोम, तेहरान, काबुल, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, कोपेनहेगन, इस्तांबुल, ये सारी जगहों पे ये अलग अलग वक्त में गया। यूरोप की कंट्री अलग है और वहाँ इसने क्राइम किए। तो जब ये फिर नेपाल में जब इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई तो इस सज़ा से पहले इसने वहाँ एक वकील की, शकुंतला थापा, नेपाल में, और शकुंतला थापा इनकी वकील थी। शकुंतला थापा की एक 20 साल की बेटी 12वीं में पढ़ने वाली निहिता विश्वास, तो मैटर के लिए अक्सर वो अपनी माँ के साथ जेल आया करती थी और जेल में मुलाकात होती थी जो शकुंतला थापा वकील चार्ल्स शोभराज की और बेटी निहिता विश्वास सिर्फ 20 साल की। अचानक एक दिन बहुत बड़ी खबर आती है, वो ये कि 8 अक्टूबर 2008 को कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं मीडिया में। चार्ल्स शोभराज और निहिता विश्वास जो सिर्फ 20 साल की, और चार्ल्स शोभराज की उम्र तब 65-62 हो गई थी, इस वक्त वो 73 साल का है, उसके मांग में सिंदूर भर रहा है और वो दोनों की जेल में ही शादी हो गई।
और इस शादी की गवाह ये वकील और निहिता विश्वास की माँ, मतलब चार्ल्स शोभराज की सास। अब जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, मीडिया में खबर है कि भैया जेल में कैसे शादी हो सकती है, लेकिन शोभराज ने जेल में साजिश भी, मतलब शादी भी कर डाली। जैसे वो जन्म बर्थडे मनाया था, उसके बाद भाग गया, यहाँ शादी हो गई। कहते हैं कि उसका काम करने का तरीका यही है कि पहले भरोसा हासिल करो, फिर भरोसा तोड़ो। यहाँ से पहले जो दिल्ली में तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज बंद था, तब कहते हैं कि जो दो उसकी वकील थी, उन दोनों के साथ उसके बड़े गहरे रिश्ते हो गए थे। उनमें से तो एक के साथ इश्क भी हो गया, ये कहा जाता है। और यहाँ भी वकील और वकील की जो बेटी थी उनसे तो शादी कर ली। अब ये कहते हैं कि ये शादी भी एक साजिश थी जेल से बाहर निकलने की। और निहिता खुद कहती है कि हाँ मैंने शादी की। तो जब ये शादी की खबर आई और उसी वक्त कोर्ट में ये फैसला भी आना था इसके, तब हम लोग काठमांडू गए थे और मैं करीब एक हफ्ता वहीं रहा। मैं निहिता विश्वास से मिला, उस लड़की से, शकुंतला थापा से मैं लंबी बात की, और वहीं कोर्ट की पेशी के दौरान मेरी शोभराज से पहली बार 2-3 दिन लगातार मुलाकात हुई। और हम लोग, शोभराज की खासियत यह है कि उसे पता है कि उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए वो मीडिया को बाइट भी नहीं देता, कैमरे पे बोलता ही नहीं। बोलना है तो आप चार्ज देंगे, आप पैसे देंगे उसको, और पैसे डॉलर में। हालांकि हम लोगों ने कोशिश भी की थी लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन अब नेपाल में भी हालत ये है कि उसने हर एक पुलिस वाले को, वहाँ जेल के जितने भी हैं उन सबको अपना मुरीद बना रखा है। अब खबर ये आई है कि उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम है, एक वॉल्व उसका ख़राब था, वॉल्व का शायद ठीक भी किया गया है, और ओपन हार्ट सर्जरी की बात चल रही थी। तो काठमांडू या नेपाल में एक हार्ट का अच्छा डॉक्टर या हॉस्पिटल उतना नहीं है, तो इसने आपका एप्लीकेशन दी अभी हाल ही में चार्ल्स शोभराज ने कि मेरा हार्ट की जो सर्जरी है वो मेरे अपने देश पेरिस में कराया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधा है, और वहाँ मेरे अच्छे होने के एक, मतलब अगर यहाँ पे 1% है तो वहाँ 5% चांस है। तो ये अपील दे रखा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ फैसला शायद कुछ आया नहीं है। बट उसका कहना है कि मुझे ऑपरेशन के लिए यहाँ से मुझे वहाँ भेजा जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा उसने अभी हाल में एक और अपील डाली है। नेपाल में एक कानून के तहत ये भी है कि जिनकी उम्र 72 साल हो जाती है उसको जेल से रिहाई मिल जाती है। तो उसने इस रूल का भी हवाला दिया है, क्योंकि अब वो 73 का हो गया कि मैं अब 72 प्लस हूँ, तो मुझे इस कानून का भी फ़ायदा मिलना चाहिए और मुझे यहाँ से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये अभी उसका एक अपील दिया, लेकिन इस पर अभी फैसला आया नहीं है। तो कुल मिला के अब ये है कि इस वक्त चार्ल्स शोभराज काठमांडू के पास एक जगह है, वहाँ की जो सबसे बड़ी जेल है सेंट्रल जेल, वहाँ पे बंद है। उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है 2 फॉरेन टूरिस्ट को मारने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पे मुहर लगा रखी है। अब 73 साल की उसकी उम्र हो चुकी है। चार्ल्स शोभराज के ऊपर हॉलीवुड, बॉलीवुड, इन सब जगह मिला के 3 फिल्में बन चुकी हैं बड़े बजट की। अपने यहाँ मैं और चार्ल्स ऐसे करके एक फिल्म थी शायद, रणदीप हुड्डा जिसमें हीरो थे। 4 उसकी बुक्स बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो चुकी है, आई है, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है। डॉक्यूमेंट्री पता नहीं कितनी सारी बनी है। कहते हैं कि ये चुनिंदा क्रिमिनल्स में से एक है दुनिया के जिसको इतना स्टारडम मिला और जिसकी इतनी पब्लिसिटी हुई। और उसकी एक वजह ये भी है कि ये क्राइम करता था, इवन कत्ल भी इसके ऊपर है कि करीब इसने, हालांकि जो जिन्होंने इसकी बायोग्राफी लिखी है, जिस एक जर्नलिस्ट ने, उनका दावा है कि इसने 12 मर्डर किए हैं, जबकि कहते हैं कि इसने करीब 24 मर्डर किए हैं। तो वो इसलिए है कि एक तो ये जो आम क्रिमिनल है, हालांकि सीरियल किलर है, लेकिन ये कभी सीरियल किलर की तरह लगा नहीं, कभी सीरियल किलर की तरह बात नहीं करता था। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हर लैंग्वेज में बात करना, कॉन्फिडेंट, इसके अलावा हमेशा अपने आप को एक अच्छे घर का पेश करना, और सबसे बड़ी बात एक सम्मोहन शक्ति थी। ये किसी के साथ भी होता था फ़ौरन उसको अपने वश में कर लेता था, सिर्फ अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत से। और यही वजह है कि वो कहता था कि मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, बस हो जाता है, जैसे नटवर लाल का ये लाइन हुआ करता था। तो इस वजह से लोग, अब सबसे पहले वो भरोसा हासिल करता था और फिर उसी भरोसे का खून करता था। लेकिन इसके अंदर जो कला थी, अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो पता नहीं फिर चार्ल्स शोभराज मतलब क्या होता
कम से कम जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर नहीं होता ये, बल्कि अगर उलट दूँ इसको कि ये क्राइम की दुनिया से हट के क्राइम के अगेंस्ट लड़ने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऐसी जगहों पे होता तो सोचे कि कितना बड़ा काम करता ये, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। लेकिन ये कि अभी अब 73 साल उम्र है, उसमें से 30 साल, मैंने गलत आपसे कहा था, करीब टोटल 35 साल इसने जेल में काटा अपनी ज़िंदगी में। तो 73 में से 35 साल जेल में काटा है और बाकी बचे 38 साल ये आज़ाद रहा है। और ये है पूरी चार्ल्स शोबराज की कहानी।